दोस्तों, आपको चैट जीपीटी के बारे में तो जरूर पता होगा, पर क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी के पीछे आखिर उसका दिमाग है कौन? मैं बात कर रहा हूँ एलएलएम की। एलएलएम एक्चुअली होता क्या है और ये काम कैसे करता है? अगर मैं आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए दे दूँ तो शायद आपको 1 या 2 महीने का टाइम लगेगा, पर एलएलएम के लिए कोई नई लैंग्वेज सीखना खाली आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है। आपको ये वीडियो पूरी क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में तो सबको पता है, तो चैट जीपीटी के पीछे उसका दिमाग कौन है, यानी कि एलएलएम, इसके बारे में सबको नहीं पता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। अब हम समझते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या हैं। एलएलएम एक तरीके की ऐसी एआई है जो कि प्रोसेस या फिर जनरेट कर सकती है ह्यूमन लैंग्वेज को। इन्हें लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रेंड होती है मैसिव डेटा सेट्स के ऊपर। ऑफ्टन ये कंटेन करती हैं बिलियंस ऑफ वर्ड्स, जो कि अलाउ करता है इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए इस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से। एलएलएम्स काम कर सकती हैं जैसे कि आंसर करना क्वेश्चंस को या फिर ट्रांसलेट करना बिटवीन लैंग्वेजेस और इवन राइट करना स्टोरीज और आर्टिकल्स को। एलएलएम कैन प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। क्या हमें फ्यूचर में टीचर्स की नीड होगी जो कि ट्रेन हो सकते हो मैसिव डेटा सेट के ऊपर? आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए कमेंट्स में। अब हम समझते हैं कि एलएलएम एक्चुअली काम कैसे करता है। एलएलएम बेस्ड डीप लर्निंग के ऊपर, जो कि इन्वॉल्व करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग, जैसे कि ये आइडेंटिफाई कर सकता है पैटर्न्स एक डेटा सेट के अंदर, या फिर ये जो नेटवर्क्स होते हैं ट्रेंड होते हैं ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा के ऊपर, जो अलाउ करता है इसको स्ट्रक्चर समझने के लिए या फिर मीनिंग एक लैंग्वेज की समझना। एलएलएम यूज़ हो सकते हैं एक ऐसी नॉलेज को परफॉर्म करने के लिए जो कि यूज़ हो सके कई सारे लैंग्वेज रिलेटेड टास्क के अंदर। अब हम समझते हैं कि एलएलएम का यूज़ होता कैसे है और कहाँ पे। एलएलएम को यूज़ करा जा सकता है कई सॉर्ट ऑफ थिंग्स में, जैसे कि आंसर करना क्वेश्चंस को या फिर ट्रांसलेट करना बिटवीन लैंग्वेजेस के अंदर। ये इसका यूज़ हो सकता है समराइज करना एक टेक्स्ट को या फिर इवन जनरेट करना क्रिएटिव राइटिंग। ये यूज़ हो सकते हैं एप्लीकेशन जैसे कि चैट बॉट्स या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स और लैंग्वेज लर्निंग टूल्स के अंदर भी। इसकी हेल्प से पीपल कम्युनिकेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को मोर ईजिली तरीके से। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एलएलएम्स के। कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ एलएलएम का, तो वो इंक्लूड करता है GPT-3 जिसे डेवलप करा था ओपनएआई ने, या फिर BERT जो कि डेवलप करा था गूगल ने। इन मॉडल्स ने शोकेस करा एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जनरेशन कैपेबिलिटीज़ यूज होती हैं एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर। अब हम एलएलएम का ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर समझते हैं। एलएलएम ऑफ्टन यूज करता है एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये पर्टिकुलरली गुड है प्रोसेस करने के लिए एक सीक्वेंशियल डेटा लाइक टेक्स्ट, पर ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं अटेंशन मैकेनिज्म जो कि फोकस करते हैं इनके मोस्ट रिलेवेंट पार्ट्स के ऊपर, और जहाँ पे इनपुट जनरेशन आउटपुट प्रोसेस होती है ना, वहाँ पे भी, जो कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को एक बेटर वे में। अब हम समझते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस को। ट्रेन करना एक एलएलएम को इन्वॉल्व करता है फीड करना इसके अंदर मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, जो कि अलाउ करता है इसको लर्न करने के लिए पैटर्न्स या फिर रिलेशनशिप्स इसके अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि अलाउ करता है एलएलएम्स को एक्वायर करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की बिना एक्सपेक्ट करे अपने प्रोग्राम्ड रूल्स को। अब हम समझते हैं कुछ लिमिटेशंस एलएलएम्स के। वाइल एलएलएम बहुत ही पावरफुल है, पर इसके पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि समटाइम्स ये जनरेट करता है नॉन सेंशियल या फिर फैक्चुअली इनकरेक्ट आउटपुट, जो कि स्ट्रगल कर सकता है कुछ टास्क को रिक्वायर करना रीजनिंग या फिर कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग के अंदर, जो कि गो जा सकता है बियॉन्ड लैंग्वेज के पार। मतलब आप समझने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसा जनरेट कर दे जो कि हमारे काम का ही नहीं है, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब हम समझते हैं एथिकल कंसिडरेशंस। ये यूज़ ऑफ एलएलएम्स रेज करते हैं कुछ एथिकल कंसर्न्स, जो कि होता है पोटेंशियल, मतलब कुछ पोटेंशियल्स होते हैं इसके जनरेट करना फेक या फिर मिसलीडिंग कंटेंट। साथ ही साथ इस पर एक रिस्क होता है जैसे कि परपिट्यूएट करना बायस को, जो कि प्रेजेंट है ट्रेनिंग डेटा के अंदर। रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कुछ ऐसे तरीके लाने के लिए जिससे एलएलएम्स मोर रिलायबल और अकाउंटेबल बन सकें। अब हम समझते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी आर्ट है क्राफ्टिंग की, जो कि राइट इनपुट प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करती है, जो कि गेट करता है एक एलएलएम का डिज़ायर्ड आउटपुट। इसको केयरफुली स्ट्रक्चर करा जाता है प्रॉम्प्ट को, और यूज़र्स गाइड कर सकते हैं इसकी मदद से एलएलएम को प्रोड्यूस करने के लिए एक मोर रिलीवेंट या फिर कोहेरेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम समझते हैं फाइन ट्यूनिंग को। फाइन ट्यूनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फर्दर ट्रेनिंग करी जाती है एक एलएलएम की कुछ स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर या कोई टास्क के ऊपर। ये हेल्प करता है इसको परफॉर्म करने के लिए एक बेटर वे में किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जनरल पर्पस एलएलएम है तो उसे फाइन ट्यून करके एक मेडिकल लिटरेचर
के तरीके से एक मॉडल क्रिएट किया जा सकता है जो कि स्पेशलाइज्ड होगा अपनी हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के अंदर। अब हम समझते हैं मल्टीलिंगुअल LLMs। कुछ LLMs को ट्रेन करा जाता है डेटा की मदद से जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस पे बेस्ड होता है। ये अलाउ करता है इनको अंडरस्टैंड या फिर जनरेट करने के लिए टेक्स्ट वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर। ये यूज़फुल हो सकता है एप्लीकेशंस जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन या फिर क्रॉस लिंगुअल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स के अंदर। अब हम समझते हैं मल्टी मॉडल LLMs। मल्टी मॉडल LLMs एक टाइप का मॉडल हो सकता है कि प्रोसेस या फिर जनरेट खाली टेक्स्ट को नहीं कर सकता, बल्कि इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ डेटा जैसे कि इमेजेस, ऑडियो या फिर वीडियोस को भी जनरेट कर सकता है। ऐसे मॉडल्स लर्न या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट मॉडलिटीज़ जो कि लीड करते हैं एक पावरफुल और एक वर्सेटाइल AI सिस्टम के अंदर। अब हम समझते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली होती क्या है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज होती है फर्दर ट्रेन करने के लिए LLMs को। ये प्रोवाइड करते हैं फीडबैक इनके आउटपुट के ऊपर जो कि एक रिवॉर्डिंग तरीके से मॉडल होता है, मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट से इस मॉडल पे वर्क करा जाता है। ठीक है, ये जनरेट करते हैं गुड रिस्पॉन्स और तो इन्हें एक रिवॉर्ड मिलता है, पर जल्द भी ये कोई बैड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं तो इन्हें पेनलाइज करा जाता है इनकी मिस्टेक्स के ऊपर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हेल्प करती है इंप्रूव करने के लिए मॉडल की परफॉर्मेंस ओवर टाइम टू टाइम। ठीक है, अब हम समझते हैं इंटरप्रेटेबिलिटी को। एक चैलेंज है जो कि LLMs के साथ हम फेस करते हैं जो कि होता है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। एक्चुअली इनका जो इनर वर्किंग होती है ना, एक कॉम्प्लेक्स होती है और ये हर बार ट्रांसपेरेंट नहीं होती। रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं इसको डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि LLM को मोर इंटरप्रेटेबल बना सकें, जिसकी मदद से हम बिल्ड कर सकें ट्रस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर और इंश्योर कर सकें कि ये बीइंग बैड रिस्पॉन्सिबल नई तरीके से काम करेंगी। अब हम समझते हैं स्केलिंग ऑफ LLMs। एज कंप्यूटर पावर या फिर डेटा अवेलेबिलिटी कंटिन्यू करती है इंक्रीज करने के लिए रिसर्चर्स को, ये एबल है ट्रेन करने के लिए लार्जर और मोर पावरफुल LLMs को। हाउएवर स्केल करना इनको मॉडल्स को अभी कुछ चैलेंजिंग है, पर सच द नीड फॉर मोर एफिशिएंट ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स एंड पोटेंशियल जो कि इंक्रीज करता है इनकी कंप्यूटेशनल और एनर्जी कॉस्ट को। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन इन एजुकेशन, एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर। LLM यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर टास्क के अंदर, जैसे कि समराइज करना एक मेडिकल लिटरेचर को, या फिर जनरेट करना ट्रीटमेंट प्लान्स, या फिर असिस्ट करना पेशेंट कम्युनिकेशन को। हाउएवर हमें समझना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि ये मॉडल्स ट्रेन होते हैं हाई क्वालिटी और एक्यूरेट डेटा के ऊपर, तो इन्हें यूज़ करना चाहिए एक ऐसे तरीके से जो कि प्रोटेक्ट करे पेशेंट की प्राइवेसी और सेफ्टी को भी। अब हम समझते हैं एप्लीकेशंस इन क्रिएटिव राइटिंग। LLM को यूज़ करा जा सकता है जनरेट करने के लिए क्रिएटिव राइटिंग जैसे कि स्टोरीज, पोएम्स या फिर स्क्रिप्ट्स, वाइल द आउटपुट में नॉट बी पॉलिश्ड या फिर ऐसा ना लगे कि वो ओरिजिनल है ह्यूमन रिटन वर्क की तरह, पर तब भी वो सर्व कर सकता है एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एक ऐसा बेसिक पेज जिससे कि हम फॉर द एड या फिर उसके अंदर रिफाइनमेंट ला सकें। अब हम समझते हैं एप्लीकेशंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। LLM यूज़ हो सकता है असिस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क जैसे कि जनरेट करना कोड स्निपेट्स या फिर फिक्स करना बग्स, साथ ही साथ एक्सप्लेन करना किसी बड़े से कोड को। हाउएवर हमें अंडरस्टैंड या इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए कि इंश्योर करना चाहिए कि जनरेटेड कोड सिक्योर और रिलायबल हो बिफोर डिप्लॉय करना उसे एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर। द फ्यूचर ऑफ LLMs। एज LLM कंटिन्यू करता है एडवांस बनने में और ये बनता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल, पर हमें ये समझना चाहिए कि जो इसका पोटेंशियल है रिवलाइज करने का मैनी इंडस्ट्रीज़ को या फिर ट्रांसफॉर्म करना उस तरीके से जिस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। हाउएवर हमें ये इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेना चाहिए कि हमें इसकी एथिकल इम्प्लीकेशंस को कंसिडर करना होगा। इस टेक्नोलॉजी और इस काम को इंश्योर करके हमें इसको डेवलप तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना होगा। अब हम समझते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक्चुअली लर्न कैसे करते हैं डेटा की मदद से। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि LLMs लर्न करते हैं डेटा से थ्रू एक प्रोसेस जिसे कहा जाता है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब हम इसका एक कंसाइज एक्सप्लेनेशन समझते हैं और इसको कोशिश करते हैं एक ईजियर वे में समझने की। ट्रेनिंग डेटा। LLM को ट्रेन करा जाता है एक मैसिव डेटा सेट के ऊपर जो कि ऑफ्टन कंटेन करता है बिलियंस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जैसे कि बुक्स, वेबसाइट्स या फिर कन्वर्जेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं जो कि है टोकनाइजेशन। द ट्रेनिंग डेटा को ब्रोक करा जाता है स्मॉलर यूनिट्स में जिन्हें कहा जाता है टोकन्स। टोकन्स जनरली हो सकते हैं वर्ड्स, सब वर्ड्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स। अब हम समझते हैं एम्बेडिंग को। ईच टोकन जो भी हमने बनाया होता है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जिसे कहा जाता है एम्बेडिंग। ये कैप्चर करता है इसकी सिमेंटिक और साइनेंटिक मीनिंग ईच टोकन की।
अब हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है। LLMs यूज़ करते हैं एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो कि जिन्हें कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर्स। ये कंसिस्ट करते हैं एक एनकोडर की और एक डिकोडर की। जो इनकोडर होता है वो प्रोसेस करता है इनपुट एम्बेडिंग्स को, और जो डिकोडर होता है वो जनरेट करता है आउटपुट टोकन्स को। अब हम समझते हैं सेल्फ अटेंशन। ये एक की कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर्स का, जहाँ पे सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये अलाउ करता है मॉडल को फोकस करने के लिए रिलेवेंट पार्ट्स इनपुट की व्हेन जनरेटिंग आउटपुट। मतलब जब आउटपुट जनरेट हो रहा होता है तो उस टाइम ये फोकस करता है इनपुट के कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। ये हेल्प करता है मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट और लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज एक लैंग्वेज के अंदर। अब हम समझते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। जब हम किसी भी मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो जब वो लर्न करता है प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टोकन को एक सीक्वेंस के अंदर, तो वो अपने पहले वाले टोकन से काम करता है। इसको डन करा जाता है एक ऑटो रिग्रेसिव मैनर में, जहाँ पे मॉडल जनरेट करता है आउटपुट टोकन बाय टोकन मैनर में, यानी कि एक एक करके वो टोकन जनरेट करता रहता है। अब हम समझते हैं बैक प्रोपोगेशन। जो मॉडल होता है ना, जब वो अपने प्रेडिक्शंस दे रहा होता है तो उसे कंपेयर करा जाता है उसकी एक्चुअल नेक्स्ट टोकन्स के अंदर, ट्रेनिंग डेटा के अंदर। यानी कि जो मेरे को आउटपुट मिला है और जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था ना, जब मैं उसका माइनस करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, तब जाके मुझे मेरा बैक प्रोपोगेशन मिलेगा। इस डिफरेंस को हम अपडेट करते हैं मॉडल के पैरामीटर्स से, और इसी को हम बैक प्रोपोगेशन कहते हैं। ये टेक्निक एडजस्ट करती है इसकी वेट्स को न्यूरल नेटवर्क के अंदर, और ये मिनिमाइज़ करती है प्रेडिक्शन एरर को। मतलब इस टेक्निक की मदद से मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने एरर को। अब हम समझते हैं इटरेटिव लर्निंग। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, प्रेडिक्शन एंड बैक प्रोपोगेशन को रिपीट करते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये अलाउ करता है मॉडल को लर्न करने के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स एक लैंग्वेज के अंदर। अब हमने सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस को समझा और LLM कैसे एक्वायर करते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर की, सिमेंटिक्स की, कॉन्टेक्स्ट की, और इनेबल करती है इन सबको परफॉर्म करने के लिए एक वाइड रेंज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क की। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ LLM। अब बेस्ड ऑन कुछ सर्च रिजल्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा कुछ की एग्जाम्पल्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM के। पहला GPT जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर सीरीज। GPT-3 और GPT-4 डेवलप करा है OpenAI ने। इसके बारे में तो शायद आपको पता ही होगा। ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के। इन्हें नोन करा जाता है अपनी इंप्रेसिव लैंग्वेज जनरेशन कैपेबिलिटीज़ के लिए, और ये यूज़ करे जाते हैं वेरियस एप्लीकेशंस जैसे कि चैटबॉट हो गया, या फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर कोड जनरेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा BERT, जो कि है बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। BERT को डेवलप करा है गूगल ने, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ बाई डायरेक्शनल प्री ट्रेनिंग। ये अलाउ करता है कैप्चर करने के लिए मोर न्यूआंस लैंग्वेज डिपेंडेंसीज को एक डेटा सेट के अंदर। अब आता है हम समझने के लिए T5 टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर। T5 को डेवलप करा है गूगल ने, और एक वर्सेटाइल LLM है जो कि परफॉर्म कर सकता है वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज टास्क, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं इनपुट और आउटपुट को टेक्स्ट टू टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। अब हम समझते हैं लामा को, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI। लामा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे डेवलप करा है मेटा यानी कि फेसबुक ने। इसके बारे में भी आपने नाम तो सुना ही होगा फेसबुक का, जो कि शो करता है एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कई सारे वेरियस बेंचमार्क्स के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं पाम, ये पाथवेज लैंग्वेज मॉडल। पाम को डेवलप करा था गूगल ने, और ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि कैपेबल है कॉमन सेंस रीजनिंग के अंदर, जोक एक्सप्लेनेशन के अंदर, या फिर कोड जनरेशन और ट्रांसलेशन के अंदर। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा नेमो LLM। नेमो LLM एक तरीके का LLM मॉडल है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे डेवलप करा है NVIDIA ने, और ये फोकस करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क के अंदर। अब हम समझते हैं हमारा लास्ट, जो कि है ट्यूरिंग NLG। ट्यूरिंग NLG एक इस तरीके का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे डेवलप करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसे डिज़ाइन करा जाता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के अंदर, यानी कि हम इसकी मदद से नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के अंदर कई सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी वैल्यूएबल इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।